हेलो। अरे सभी को। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को म्यूट पे रखा है मैंने करेंटली, so they can reply on chat. What is the strength of class? लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें कितने स्टूडेंट्स थे टोटल? अराउंड 50. ओके, सो करेंटली 39 इंक्लूडिंग मी. ओके, सो वी हैव टू वेट. आवाज क्लियर आ रही है क्या? ओके, गुड. अगर आवाज क्रैक होता है देन बता देना, बिकॉज वाईफाई का प्रॉब्लम हो सकता है. यस क्रीवा, टेंशन ना लो, हम एकदम बेसिक से कराएंगे. तो कैसा फील कर रहे हो तुम लोग? एग्जाम कैंसिल हो गए तो कैसा फील कर रहे हो? हैप्पी? सैड? नॉट गुड सर, वेरी हैप्पी. ओके, सैड, हैप्पी, ओके ओके, रिलीव, एक्साइटेड, हैप्पी.
तो मैक्सिमम लोग जो है हैप्पी हैं एग्जाम कैंसिल हो गए तो। समझ सकते हैं एग्जाम का प्रेशर होता है। रिलीव वही वही आ गया एक तरह से। सैड दो तीन लोग ही हैं, मे बी कुछ कुछ ज्यादा परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो अभी परसेंटेज का किस बेसिस पर आएंगे? स्कूल वाले डिसाइड करेंगे क्या? इंटरनल? ओके। प्री बोर्ड एग्जाम भी ऑनलाइन ही हुए हैं ना, घर से ही तुम लोगों ने चीटिंग कर करके दिए होंगे। प्री बोर्ड एग्जाम कौन से एकदम प्रॉपर हुए हैं? उसमें तो सभी ने 100 आउट ऑफ 100 लेके आए होंगे। ओके नाइकी। अनिकेत हमारे ऑफलाइन थे, बट कॉलेज तो स्टार्ट नहीं हुए अनिकेत। देन ऑफलाइन कैसे हो गए? स्कूल वगैरह तो बंद थे ना? सर रिटर्न एग्जाम्स होने वाले हैं मार्क्स के लिए। इन आवर एरिया इट वाज ओपन। ओके अनिकेत। सो चलो, जो भी है ठीक है। अभी कोरोना टाइम है, सो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आई होप सब लोग हेल्दी होंगे। किसी को नहीं हुआ ना? किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है क्या कोरोना वगैरह की? सब सेफ है ना? ओके, सब अपना ख्याल रखो। बाहर कम से कम निकलो। जब भी जाओ मास्क पहन के जाओ, बिकॉज बहुत ज्यादा फैला हुआ है अभी, है ना? यस, आई एम ऑल्सो गुड। सो यस, साउंड हुआ था। करेंटली ठीक हो ना यस? अभी ठीक हो ना? और फैमिली में सब ठीक है ना? गुड। तो वही है, ये बीमारी निकल जाए देन इसके बाद बाकी चीजें बाद में। पहले सबसे पहले अपना ऑब्वियसली जान सबसे पहले है ना? बाकी चीजें तो होती रहती हैं। जिंदा रहेंगे तो ही पास होंगे ना यार अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पास फिर कहाँ से होगा है? तो सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट है, जिंदा रहना जरूरी है। कोई बात नहीं, एग्जाम अगर कैंसिल हो गए तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, है ना? जिंदा तो है ना एटलीस्ट। स्कूल खुलते, स्कूल जाते, एग्जाम देते। अगर कोरोना हो जाता कुछ फालतू में, डेथ वेथ हो जाती, फिर क्या होता? फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो एटलीस्ट जिंदा है अभी। ओके। तो देखो हम सर ने ऑलरेडी तुम्हें बता ही दिया होगा पहले जो लेक्चर्स में, वो वाले सर ने, कि पढ़ाई कैसे करनी है, बताया है ना? तो मैं ज्यादा कुछ इसमें बताऊंगा नहीं, जस्ट ये बताऊंगा कि यार जो क्लास तुम्हारी होगी, मतलब इस चीज को ही तुम्हें फॉलो करना है। जैसे आज तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास हुई, ओके? अभी केमिस्ट्री की क्लास हुई, और इससे पहले किसकी क्लास थी? मेरे लेक्चर से पहले किसका लेक्चर था? मैथ्स का। ठीक है। तो तुम्हारी केमिस्ट्री और मैथ्स का लेक्चर हुआ आज। तो तुम्हें क्या करना है? आफ्टर लेक्चर, अब देखो, मैं जनरली उतना फास्ट भी नहीं कराता हूँ कि तुम लोग नोट नहीं कर पाओ। सो
मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ तो तुम क्लास में ही नोट कर सकते हो। काफी सर ऐसा है कि वो बहुत फास्ट कराते हैं, तो वो बोलते हैं कि आफ्टर लेक्चर स्लाइड से नोट कर लेना, मतलब ये जो हमने लेक्चर में पढ़ा है वो स्लाइड से नोट कर लेना। काफी सर ऐसा बोलते हैं, मतलब नोट स्लाइड से बनाओ। बट मैं ये बोलता हूँ मेरा जब मेरा लेक्चर चल रहा है उसी टाइम पे मेरे notes, क्योंकि मैं उतना तुम्हें टाइम भी देता हूँ, उतना फास्ट भी नहीं चलता हूँ, ठीक है। तो लेक्चर टाइम में ही मेरे नोट्स बना लो। बाकी सर का भी ट्राई करो, ऐसे ही करो। अगर नहीं होता देन आफ्टर लेक्चर बनाओ, बट सेम डे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। एंड देन आफ्टर लेक्चर तुम्हें रिवाइज करना है। आफ्टर लेक्चर क्या करना, रिवाइज करना। सबसे पहले तो लेक्चर में जो पढ़ा है वो नोट्स कंप्लीट करो, लेक्चर में कंप्लीट कर लो या आफ्टर लेक्चर कंप्लीट कर लो, ठीक है, जो भी है। मैं प्रेफर करूंगा कि लेक्चर में कंप्लीट कर लो, बिकॉज उससे तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा, आफ्टर लेक्चर टाइम बचा रहेगा। तो नोट्स कंप्लीट करो, देन सेम डे नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है। सेम डे क्या करना है, नोट्स रिवाइज करना है सेम डे। लेक्चर के बाद नोट्स रिवाइज करना सेम डे कि सर ने क्या पढ़ाया। एंड आफ्टर दैट होमवर्क करना है, सेम डे होमवर्क करना है। काफी लोग देखो क्या मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक क्या मतलब वो केयरलेस हो जाते हैं। वो जैसे मेरा मान लो आज एक लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर मान लो फ्राइडे है, तो वो क्या करेंगे, थर्सडे होमवर्क करेंगे, आज नहीं, ठीक है। सो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैंने जो आज होमवर्क दिया है उसको अगर तुम आज ही कंप्लीट कर लोगे तो फायदा रहेगा। तो मतलब क्या है कि हमने आज तुम्हें लेक्चर में कुछ पढ़ाया, ठीक है, आज लेक्चर में मैंने पढ़ाया तो वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि सर ने क्या पढ़ाया था और कैसे एप्लीकेशन किया था उस चीज का। तो वो दिमाग में रहेगा और उसको तुम आज अच्छे से कर पाओगे, 2 दिन बाद उसको उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफी चीजें दिमाग से निकल जाए, ठीक है। तो सेम डे होमवर्क करना है, एंड इसके बाद नेक्स्ट टाइम उसका क्या पूछना है, डाउट, ठीक है। तो बाद में उसका डाउट पूछना है, तो हम डाउट लेक्चर रखते रहेंगे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये चीज तुम्हें मतलब रखना है। तो ये कोई बात ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं है ना, कर सकते हो ना। सेम डे नोट्स रिवाइज करने हैं, सेम डे होमवर्क करना है, एंड देन जो डाउट्स होंगे वो बाद में पूछना है। सो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत इजी है। बस यही करना, मैक्सिमम लोग ये करते नहीं है, मतलब सुन लेते हैं फर्स्ट लेक्चर में, मैं हर बार बोलता हूँ, देन ज्यादा ज्यादा 10-15 दिन या 1 महीना इस चीज को फॉलो करते हैं, देन वो इसको चीज को फॉलो करना ही बंद कर देते हैं, देन बैकलॉग बनता जाता है। बैकलॉग बनता है तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो फिर मतलब जनरली क्या होता है, 11th के एंड तक आते आते वो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हम जेई वगैरह नहीं करेंगे, हम कॉलेज करेंगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन नहीं आनी। तुमने एडमिशन लिया है अभी, तो तुम्हें पहले ये चीज बता रहा हूँ कि इस चीज को फॉलो करो। नहीं करोगे, होमवर्क नहीं हो पाएगा, बैकलॉग बनता जाएगा, बैकलॉग बन जाएगा, देन कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, एंड तुम बाद में बस बोलोगे कि कॉलेज ही करना है। इस बार भी 2-3 स्टूडेंट के साथ ये चीज हुई है। हाँ, बेटर रहेगा होमवर्क का अलग बुक बनाओ, और जो क्लास अपने क्लास नोट्स हैं उसका अलग बनाओ, बेटर रहेगा ऐसा करना, ठीक है। सो इस चीज को फॉलो करना है। हम एक डाउट्स ग्रुप भी आप बना देंगे, उस डाउट्स ग्रुप में जस्ट स्टूडेंट्स रहने चाहिए, पेरेंट्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो डाउट्स ग्रुप भी बना देंगे, अगर तुम्हें कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क ऑन डाउट ग्रुप। इसके अलावा हम अपने आफ्टर लेक्चर जो भी मतलब लेक्चर के में जो भी अपनी स्लाइड्स वगैरह हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो भी हम उसी डाउट ग्रुप पर शेयर कर दिया करेंगे। ओके, सो एक डाउट ग्रुप बना देंगे आज, उसमें जस्ट स्टूडेंट्स ज्वाइन हो, पेरेंट्स ज्वाइन ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। इसके अलावा बुकलेट भी जो है केमिस्ट्री का, वो भी शेयर कर दिया जाएगा आज तुम लोगों के साथ। तो ये तुम्हें बस
याद रखना, ठीक है। कि सेम डे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, सेम डे रिवीजन भी होना चाहिए नोट्स का, ओके। एंड सेम डे होमवर्क जो है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। अंशुल, दो अलग नोटबुक का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ मतलब एक नोटबुक तुम ऐसा कर सकते हो कि नोट्स के लिए बनाओ, ठीक है। क्लास नोट्स जो है, क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं उसके लिए एक नोटबुक बनाओ, और दूसरा नोटबुक जो है वो होमवर्क के लिए बनाओ। जो जो होमवर्क में दिया जा रहा है वो दूसरे नोटबुक में लिखो, ओके। तो तभी तुम कुछ कर पाओगे, अदरवाइज क्या है कि बैकलॉग वगैरह बनता जाएगा। अभी अगर हम सेम डे होमवर्क नहीं करेंगे तो, ये रिवाइज नहीं करेंगे नोट्स तो बैकलॉग बनेगा। जैसे मैंने बताया, बैकलॉग बनने से काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, केमिस्ट्री जो है इसमें तीन पार्ट रहेंगे। केमिस्ट्री में एक होता है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये पूरा लाइक न्यूमेरिकल बेस, ओके। मतलब जिनको मैथ्स वगैरह अच्छा लगता है ना, उनको फिजिकल केमिस्ट्री काफी अच्छा लगेगा, ओके। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे मैंने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। और ये जो है इसमें मेनली क्या है, थ्योरी वाला पार्ट। मतलब क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री में रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा ज्यादा मार, मीन्स लर्न ज्यादा कर। और उसमें भी ऑर्गेनिक में क्या थोड़ा बहुत समझने का रहता है, इनऑर्गेनिक में बहुत कम है समझने वाला, ठीक है। ज्यादातर रट्टा मारने वाला ही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, वो जो हाइड्रोकार्बन वगैरह तुमने पढ़े होंगे शायद, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स आते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्केन, एल्कीन, वो सब, ओके। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा बाकी पार्ट जो है उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आज वो है फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, एंड फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा वो पहले तुम्हें बता देते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले आएगा। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑब्वियसली एटम के बारे में पढ़ेंगे ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑब्वियसली एटम की स्ट्रक्चर या एटम के बारे में पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अच्छा, एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसी को आइडिया कुछ? एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डेल्टन ने बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़े, ओके। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन ने कुछ पॉइंट्स बोले थे कि जैसे एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या? नहीं ना। एटम से भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं ना, सब पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, है ना। तो नेक्स्ट हम वही कर पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो सब पार्टिकल्स का डिस्कवरी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम दो टाइप के
रेस की बात करेंगे। यहाँ पर दो टाइप के रेस या दो टाइप के पार्टिकल जो उनका डिस्कवरी होगा। एक तो होगी कैथोड रे, एंड दूसरा एनोड रे। कैथोड रे एंड एनोड। कैथोड रे जो है ये क्या थे? कैथोड रे जो है ये थे इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे जो है ये थे इलेक्ट्रॉन। व्हाट अबाउट एनोड रे? एनोड रे एक्चुअल में प्रोटॉन एक स्पेसिफिक केस में होते हैं, अदरवाइज ये पॉजिटिव आयन हो। कैथोड रे जो है ना, ये याद रखना पॉजिटिव आयन। ओके, एक स्पेसिफिक केस में ये प्रोटॉन आ जाएंगे, वो बाद में बताएंगे हम। तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है और एनोड रे जो है वो पॉजिटिव आयन। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हम कैथोड रे और एनोड रे पढ़ेंगे। तो कैथोड रे के थ्रू इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करेंगे, एनोड रे के थ्रू हम प्रोटॉन डिस्कवर करेंगे। लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर देखो, जब कैथोड रे पढ़ेंगे तो उसके बाद में हम कैथोड रे में एक दो चीजें और पढ़ेंगे, जैसे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। थॉमसन एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू चार्ज बाय मास जो है वो कैलकुलेट किया जाए। चार्ज बाय मास, ई बाय एम रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम आफ्टर कैथोड रे। बिकॉज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा उसका जस्ट हम कैथोड रे से तो हमें क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला। बट वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास वगैरह क्या है वो हमें नहीं पता है। तो वो चार्ज बाय मास रेशियो पहले यहाँ से पता चलेगा थॉमसन एक्सपेरिमेंट। एंड देन स्टिल हमें देखो, हमें जस्ट चार्ज बाय मास वैल्यू पता है ना, चार्ज और मास का रेशियो पता है, बट इंडिविजुअल वैल्यू अभी भी नहीं पता होगी। तो इंडिविजुअल वैल्यू पता करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जाएगा, जो है मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, या मिलिकन ऑयल ड्रॉप, नॉट मिलिकन, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इट इज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। देन अच्छा, हमारे पास कैथोड रे के थ्रू इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होगा, एनोड रे के थ्रू, एनोड रे एक्चुअली पॉजिटिव आयंस होंगे बट स्पेसिफिक केस में प्रोटॉन डिस्कवर हो जाएगा। तो एक और सब पार्टिकल होता है, कौन सा है वो सब पार्टिकल? न्यूट्रॉन। बट वो न्यूट्रॉन जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी करने वाले हैं, बट वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर नहीं होगा, वो बताएंगे अलग से कैसे डिस्कवर होगा। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी यहाँ पर पढ़ने वाले। ये एक्चुअली न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जो है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम बताएंगे बाद में। तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, पहले लिख लो इतना।
लिख लिया सबने? नाउ अब देखो तीनों सब पार्टिकल का डिस्कवरी हो जाएगा। नहीं लिखा अनिकेत? जल्दी लिखो फिर। अनिकेत कुमार, हो गया क्या? ओके ठीक है। तो तीनों सब पार्टिकल का हम डिस्कवरी कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ ये तीनों सब पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के अंदर कैसे रहते हैं, मतलब एटम में कैसे अरेंज होंगे, वो आएगा एटॉमिक मॉडल। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स जो है, इसमें सबसे फर्स्ट वाला मॉडल क्या था? एटॉमिक मॉडल में सबसे फर्स्ट मॉडल क्या था? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, याद है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल, जिसका दूसरा नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, तो उसमें क्या था कि वाटरमेलन मॉडल भी बोलते थे उससे, याद है ना? बट उस मॉडल का कोई लाइक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, और वो आगे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या हुआ था, फेल हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद में हम रदरफोर्ड का ही एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो उसके थ्रू हमें रदरफोर्ड मॉडल मिलेगा। तो नेक्स्ट मॉडल जो है वो है रदरफोर्ड्स मॉडल, जिसके थ्रू एक्चुअल में क्या होगा, मतलब वो उसमें क्या हुआ था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ना। रदरफोर्ड मॉडल किससे आया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आया। ओके, एंड यहाँ पर हमें न्यूक्लियस भी मिल जाएगा, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी होगा इधर। अच्छा, लेकिन देखो क्या है, रदरफोर्ड मॉडल से पहले भी हम कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें एक्चुअली रदरफोर्ड मॉडल में रिक्वायर्ड होंगे। फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा सा। एक तो है बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि यार अपने पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। ओके, तो चार्ज पार्टिकल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और उनमें कितना फोर्स वगैरह लग रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, कि हमारे पास कोई पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पार्टिकल पर किस टाइप के फोर्स लग रहे हैं और क्या क्या वहां पर आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट हम पढ़ने पहले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सर्कुलर मोशन भी पढ़ने वाले हैं। ओके, ये थोड़ा सा मतलब ये फिजिक्स का पार्ट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिक्वायर्ड रहेगा वो, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड मॉडल के बाद में अब इसमें भी क्या ड्रॉबैक आ जाते हैं, रदरफोर्ड मॉडल में भी क्या आ जाते हैं, ड्रॉबैक आ जाते हैं। तो इसको किसने दूर किया था यार? रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स को किसने दूर किया? बोर ने दूर किया था, याद है? तो नेक्स्ट मॉडल जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है बोर्स मॉडल। नेक्स्ट मॉडल यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है बोर्स मॉडल। एंड बोर्स मॉडल जो है
ये जो है ये रहेगा फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक या फॉर हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए मैं बोल सकता हूँ यूनि इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, उन्हीं के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल। ओके। इसके अलावा बोर्स मॉडल में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में भी हम बोर्स मॉडल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे देखो रदरफोर्ड मॉडल से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने वाले थे जो कि रदरफोर्ड मॉडल वगैरह में यूज होने वाली थी। वैसे ही बोर्स मॉडल से पहले भी हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर यूज होगा। तो एक तो है वेव्स के बारे में। वेव्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पहले पढ़ने वाले हैं। तो वेव मतलब वेव के टाइप्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे कि वेव कितने टाइप के, तो वो सब नहीं। वेव के करेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारे पास वेव में एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब चीजें। तो एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, वो सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम ईएम वेव्स भी बोलते हैं। ओके। वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। देन स्पेशल वेव है हमारे पास ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए थ्योरी है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, ईएम वेव्स के लिए। तो ये वाली थ्योरी भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या है, जो अपने पास ये है बोर्स मॉडल, इसमें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का यूज होगा। एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है ईएम वेव्स के लिए है। तो उसमें ईएम वेव्स में भी क्या है, नॉर्मल वेव्स के करेक्टरिस्टिक्स यूज होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह वो सब जो है यूज होता है ईएम वेव्स। ठीक है। तो इसलिए ये सब चीजें हम यहाँ पर बिफोर बोर्स मॉडल पढ़ने वाले हैं। ओके। तो अभी बोर्स मॉडल के बाद में भी और कुछ भी आएगा, पहले इतना लिख लो।
हो गया क्या? ओके, तो आदित्य शर्मा लिखो जल्दी, बाकी का हो गया है। आदित्य शर्मा हुआ तुम्हारा? यस शानिका, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एंड देन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो बोर्स मॉडल जो है ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए रहेगा, एंड यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम का भी पढ़ेंगे। अब देखो, बोर्स मॉडल जो है इसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। बोर्स मॉडल के क्या होंगे? कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। तो ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद लास्ट मॉडल जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो यहाँ पर हमारे पास दो तीन रहेंगे। अ, और भी ड्रॉबैक है, बट क्या क्या पढ़ने वाले वो बता देते हैं। तो एक तो हमारे पास होगा डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर, बिकॉज ये जो हमने आगे ये डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल है, ये इसका आगे यूज होने वाला है। ठीक है, सो डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या है, बोर जो है वो इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल ही ट्रीट करता है। मतलब वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। लेकिन डी ब्रॉगली बोलता है कि इलेक्ट्रॉन वेव। ओके, तो वो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल, दो ड्यूअल नेचर मतलब दो नेचर है या दो करेक्टर, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल। इसके अलावा एक और यहाँ पर आएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वो भी क्या है, बोर जो है हमें कुछ एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है इलेक्ट्रॉन की, बट हाइजेनबर्ग के हिसाब से हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्चुअली वो बोर्स मॉडल से कुछ वो नहीं है, बट क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा इजी पड़ेगा। उसको एक्चुअल में हमें ये जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है इसके साथ भी पढ़ सकते थे, बट वहां पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस डी ब्रॉगली से रिलेटेड आ जाते हैं उसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। दैट्स वाई यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस एक्चुअली ये डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग जो है बोर का डी ब्रॉक है, सॉरी ड्रॉबैक है आयुष। बट इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ड्रॉबैक तो 5-6 ड्रॉबैक्स होंगे, वो हम बाद में लिखाएंगे, लेकिन उनमें से ये दो जो है मेन। ठीक है, इनका हम डिटेल में कर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ड्रॉबैक नहीं है, वो जस्ट हम क्या है कि यहाँ पर पढ़ेंगे, थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में और क्वेश्चन करने में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। सो आफ्टर बोर्स मॉडल हम ये चीजें पढ़ने वाले, डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक। ओके, एंड देन हम वापस जाएंगे नेक्स्ट मॉडल पर। ठीक है, सो बोर्स मॉडल के बाद में जो नेक्स्ट मॉडल यूज किया जाता है और जो हम करेंटली अभी भी यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट क्वांटम मॉडल। उस मॉडल का नाम क्या है? उस मॉडल का नाम है क्वांटम मॉडल, जिसका दूसरा भी नाम है, ठीक है, क्वांटम मॉडल भी इसको हम बोलते हैं,
और एक और इसका नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल। शानी का जो हमने बीच में ग्रीन में लिखा है ना, तो ग्रीन में बेसिकली वो चीजें लिखी हैं जो हम बीच बीच में पढ़ने वाले हैं, मॉडल्स के बीच में हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, वो हमने ग्रीन में लिखी। ठीक है, जैसे अपने पास सबसे पहले हम कौन सा मॉडल पढ़ने वाले थे? सबसे पहले थॉमसन मॉडल पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद बोर्स मॉडल, देन बोर्स मॉडल के बाद में क्वांटम मॉडल है। लेकिन बीच बीच में ये कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे थॉमसन मॉडल के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सर्कुलर मोशन। इसी टाइप से रदरफोर्ड मॉडल वगैरह के बाद में क्या पढ़ेंगे? वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ईएम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली बोर्स मॉडल जब हो जाएगा तो उसके बारे में डी ब्रॉगली के बारे में पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, एंड देन उसके बाद क्वांटम। ठीक है, सो हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉगली वाला ये दो पॉइंट जो है ना, ये एक्चुअली बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक। ओके, ये दोनों पॉइंट जो है बोर्स मॉडल के क्या है? ड्रॉबैक्स। यार क्वांटम मॉडल ये सब एटॉमिक मॉडल ही है ना, देखो हमने ऊपर ऊपर ये डलवाया था ना, ये देखो थर्ड वाला जो है ना एटॉमिक मॉडल, इसी में आ रहा है। ओके, एटॉमिक मॉडल जो है उसी का कंटिन्यूएशन है। ये देखो ना, हमने आगे ब्लू को कंटिन्यू किया। ठीक है, तो क्वांटम मॉडल को हम वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं, तो ये हम करेंटली यूज करते हैं। ठीक है, सो क्वांटम मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल में हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम तो एक तो क्वांटम नंबर के बारे में, इसके अलावा शेप ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक जो तुम पढ़े हो थोड़ा डिफरेंट पढ़े हो। ठीक है, अभी तक तुमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है वो, जैसे मान लो हम बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम का तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ा होगा? सोडियम का पढ़ा होगा 281, यही पढ़ा है ना? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक तुमने क्या पढ़ा है? 281 पढ़ा है। लेकिन अभी 281 ना पढ़ के हम कुछ इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आने वाला है। ओके, तो अभी हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब इस फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले। ओके, तो ये सब हमारे पास एटम स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, तो लिख लो, देन आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली ये हमने बता दी क्या क्या हम कराने वाले हैं एटम स्ट्रक्चर में। ठीक है, एंड देन स्टार्ट करते हैं लिखना। अनिकेत, पहला है डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
हो गया सबका? ठीक है, तो ये हमारे पास हमने बता मतलब ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट कि हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेल्टेन्स एटॉमिक थ्योरी, बट थोड़ा सा बेसिक पार्ट करा देते हैं, बिकॉज जैसा कि तुम खुद बोल रहे हो कि सर हमारा टेंथ वगैरह ऑलमोस्ट ऐसे ही चला गया है, कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा बेसिक पार्ट करा देते हैं। ठीक है, एंड देन डेल्टेन्स एटॉमिक थ्योरी पर हम चले। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तो पीरियोडिक टेबल वगैरह में किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट है एक्स। ठीक है, वो या तो इस टाइप से लिखा मिलेगा तुम्हें, या फिर इस टाइप से। ठीक है, ये दो ही फॉर्म में तुम्हें लिखा मिलेगा, वो है कि नहीं? तो यहाँ पर जेड क्या है, फिर व्हाट इज जेड? जेड क्या होता है इधर? जेड इज एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ओके, एंड एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कुछ लोग बोलेंगे सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। तो एटॉमिक नंबर जेड जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है हो। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही कि यार ये अपने पास क्या बोलते हैं, सोडियम है। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका जेड क्या है? 11 है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे Na पॉजिटिव की, तो इसमें 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं। पॉजिटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। पॉजिटिव आयन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ही है बस। लेकिन जेड उसका क्या है बताओ? Na पॉजिटिव का जेड क्या होगा? Na पॉजिटिव का जेड क्या है? 11। ओके, सो जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड तभी हो सकता है जब न्यूट्रल एटम। ओके, जेड को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी हम बोल सकते हैं जब हमारे पास क्या न्यूट्रल एटम। अगर आयन बन गया है ना, तो उस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहेंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन नहीं। क्लियर है क्या? ओके, तो जेड को इसलिए हमेशा कह लो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही। अच्छा, व्हाट अबाउट ए? ए क्या है? ए इज मास नंबर। ए क्या है? ए जो है वो है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, so it is number of protons plus neutron.
ओके, कुछ लोग एक मिस्टेक यहाँ पर ये भी करते हैं कि वो मास नंबर ना बोल के बोलते थे एटॉमिक मास। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ए जो है वो क्या है, एटॉमिक मास है। नहीं भाई, एटॉमिक मास नहीं है, क्योंकि ए को तुम क्या बोल रहे हो, ए को तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोल रहे हो ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो क्या हो गया भाई, ये तो नंबर हुआ ना। और एटॉमिक मास का तो क्या यूनिट आएगा ना कुछ, एटॉमिक मास का यूनिट होगा ग्राम या एएमयू। ओके, तो उसका तो यूनिट है, बट नंबर का कोई यूनिट होता ही नहीं। ओके, तो ए जो है ये मास नंबर है, ना कि एटॉमिक। ओके, और देखो मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता या पॉइंट में नहीं हो सकता, लेकिन एटॉमिक मास पॉइंट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है बताओ। क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, बट मास नंबर कभी 35.5 हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? मास नंबर जो है वो 35.5 हो ही नहीं सकता। ओके, तो याद रखना मास नंबर एंड एटॉमिक मास। देखो मास नंबर, जो एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू जनरली मास नंबर के इक्वल ही आती है, बट कभी कभी वो डिफरेंट भी हो सकती है। वो हम मोल कॉन्सेप्ट में बताएंगे उसके बारे में कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मास ए जो है यहाँ पर क्या है, मास नंबर है, और इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड एटॉमिक मास की वैल्यू भी जनरली इसी के इक्वल रहती है, कभी कभी वो वैल्यू डिफरेंट भी आती है, वो हम बताएंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिख लिया सबने? समृद्धि सर, व्हाट इज मास नंबर लिखा है ना समृद्धि, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लिखा है मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं सम, ये हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस में। ओके, तो न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स उनका इज मास नंबर। ओके, चले आगे। नाउ अगर हमें ए और जेड दोनों की वैल्यू पता हो तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? अगर हमें ए और जेड दोनों की वैल्यू पता हो तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ए क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना। ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो अगर हम ए में से जेड को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा ना। ओके, तो कभी अगर तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ए में से जेड को माइनस कर दो। ओके, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस। ओके, तो ए में से जेड को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ देखो, एक चीज और याद रखना, ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज आती है और मास नंबर की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो एटॉमिक नंबर इज रेसिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज
and mass number is responsible for physical property. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मास नंबर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, और अगर मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन वगैरह से रिलेटेड है वो. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मास डिफरेंट हो गया, मास डिफरेंट है ना, मास भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है. काफी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब जो है एक तरह से क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले. केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब केमिकली कैसा है, तो वो बस रिएक्शन की बात करते हैं जनरली. केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब रिएक्शन वगैरह से रिलेटेड है. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब बाकी जो प्रॉपर्टीज है मेनली वो फिजिकल वाली हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, डेंसिटी, मास, ये सब जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज. यस, नाइकी लिखना है ये. लिख लिया सबने? ओके, नाउ एटॉमिक टर्म्स ले लेते हैं. तो कुछ कुछ लोगों ने पढ़ा होगा. एटॉमिक टर्म्स सबसे पहले हम लेंगे आइसोटोप. तो कुछ कुछ लोगों, जैसा मैं बता रहा हूँ, पढ़ा होगा इसके बारे में. तो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप क्या होते हैं? सेम प्रोटॉन नंबर, यस बिल्कुल करेक्ट है. सेम प्रोटॉन होते हैं और डिफरेंट न्यूट्रॉन होते हैं. या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है. ओके, सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट क्या होता है, मास. तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास. जैसे हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन के आइसोटोप देखो, 1H1, 1H2, 1H3.
ओके, सेम एटॉमिक नंबर है, 111 है ना, तीनों में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम 111, लेकिन मास नंबर देखो डिफरेंट। ओके, सो फर्स्ट वाला जो है इसको प्रोटियम बोलते हैं, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, 1s2 को क्या बोलते हैं, तो 1s2 इज ड्यूटेरियम एंड 1s3 इज ट्रीटियम, है ना। तो हाइड्रोजन के ये तीन आइसोटोप हैं। इसी टाइप से कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, 6c12, 6c13 एंड 6c14। ओके, सो ये कार्बन के आइसोटोप हो गए। तो कार्बन में भी क्या देखो, तीनों में हम देख सकते हैं एटॉमिक नंबर तीनों का सेम, ठीक है, बट मास नंबर तीनों का डिफरेंट। तो ये जो आइसोटोप होते हैं बेसिकली सेम एटम के, मतलब सेम एलिमेंट के एटम होते हैं। ओके, सेम एलिमेंट के ही एटम होते हैं, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ओके, तो ये एटॉमिक टर्म्स में फर्स्टली आइसोटोप। चले आगे। देखो मैंने लिंक सेंड कर दिया है, ठीक है, अपने डाउट ग्रुप का लिंक आ गया होगा सबके पास, स्टूडेंट्स को ही ज्वाइन करना है वो ग्रुप। सो फर्स्ट एटॉमिक टर्म्स था आइसोटोप। नाउ नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड इज आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, तो आइसोबार में उल्टा होता है। आइसोटोप में क्या था, सेम तो एटॉमिक नंबर था, मास नंबर डिफरेंट था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे तो 6c14 एंड 7n14, तो दोनों में हम देख सकते हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर क्या है, सेम। ओके, तो सेम मास नंबर है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सिमिलरली 11Na24, 12Mg24, तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो मास नंबर जो है वो डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, सेम। सॉरी, मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट। क्लियर है। तो बेसिकली ये क्या है, ये अलग अलग एलिमेंट के एटम है कि नहीं। इधर देखो कार्बन एंड नाइट्रोजन, इधर सोडियम एंड मैग्नीशियम, तो अलग अलग एलिमेंट के एटम है बट उनका मास नंबर सेम आ रहा है। अलग अलग एलिमेंट के एटम है बट मास नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, तो दे आर आइसोबार।
ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं ये? आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन में क्या होता है? इसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल 11Na23 एंड 12Mg24, तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज A माइनस जेड ना। A माइनस जेड यहाँ पर क्या है? 23 माइनस 11 दैट इज 12, एंड दिस इज 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहे हैं? सेम आ रहा है। एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है कि नहीं है? एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, एक का 11 है, दूसरे का 12। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसके अलावा मास नंबर भी डिफरेंट। ओके, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज A माइनस जेड वो सेम आ रहा है। क्लियर है क्या? ओके, नाउ नेक्स्ट वाला लेते हैं। तो नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो M3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ne, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ठीक है, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे देखो, N3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 पहले से थे, 3 नेगेटिव मीन 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितने हुए? 10 ना। सिमिलरली O2 नेगेटिव देखो, 8 पहले से थे, 2 और ऐड हो गए। नेगेटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और पॉजिटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो 10 हो गया। सिमिलरली F नेगेटिव में भी 10 आएगा, बिकॉज 9 पहले से थे, 1 और आ गया है। नियोन में कुछ हुआ ही नहीं, इट इज न्यूट्रल, तो इसमें 10 ही रहेगा। सोडियम पॉजिटिव में पहले 11 थे और फिर उसमें से एक निकल गया, तो कितना आया? 10। मैग्नीशियम में कितने थे? मैग्नीशियम में 12 थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितना आया? 10। एल्यूमिनियम में कितने थे? 13 थे, उनमें से 3 निकल गए,
तो 13 में से 3 निकल गए तो कितना आएगा? 10। ओके, तो सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 10 होंगे। प्रियस, क्या डाउट है? मैसेज कर दो। यस, जनरली आयंस होते हैं, वैसे न्यूट्रल भी आ सकता है। जैसे देखो न्यूट्रल में देखो N2 एंड CO, N2 और CO दोनों न्यूट्रल ही है ना, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी सेम। आयन में भी सेम आ सकता है, जैसे CN नेगेटिव। ठीक है, तो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नहीं प्रियस, वो मैटर नहीं करेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम जस्ट इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। ठीक है, हाँ नाउ ये तीनों जो है ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। N2 जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14। व्हाट अबाउट CO? CO में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 14। CN नेगेटिव जो है इसमें भी देखो 14 आएगा। कैसे? कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 और 1 नेगेटिव है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है, तो यहाँ पर भी 14। समझ आया कि नहीं आया? So these three are also isoelectronic. ओके, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नो मैटर मास नंबर वगैरह क्या है, ओके, जस्ट हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। क्लियर है सबको? देख लिया सबने? आगे चलें? यस अनिकेत, यहाँ पर एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, आयंस मतलब एटम्स भी ले सकते हैं, आयंस भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये तो एटम हो गया, बाकी ये आयंस हो गए, है ना। और नीचे अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये मॉलिक्यूल हो गया, ये आयन हो गया। ओके, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल, आयन, एटम कुछ भी आ सकते हैं, बस ये देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। यस मालव, आफ्टर लेक्चर में स्लाइड्स जो है वो सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। सो एक्चुअल में क्या है, जूम जो है वो 1 महीने बाद रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। तो स्टार्ट लास्ट ईयर क्या है, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होने लग गई थी, बिकॉज उन्हें अगर आफ्टर 1 मंथ रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो नहीं देख पा रहे थे, उनको मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने 2-3 चैप्टर के बाद में जब मुझे फील हुआ कि यार बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आफ्टर 2-3 चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग को, बिकॉज वो फिर सेव रहती है, फिर डिलीट नहीं होती है। तो सेम चीज मैं तुम्हारे साथ मैं अभी से करने वाला हूँ, बिकॉज उनके साथ जो चीज हुई है वो तुम्हारे साथ ना हो। ठीक है, तो मैं आज फर्स्ट लेक्चर से ही मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी मैं सेंड कर दूंगा लेक्चर का, एंड यूट्यूब लिंक जो है वो भी सेंड कर दूंगा। ओके, तो आफ्टर लेक्चर ग्रुप ज्वाइन कर लेना सभी लोग, है ना। स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करें, पेरेंट्स ज्वाइन ना करें। ठीक है, आफ्टर लेक्चर ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना, कोई रह मत जाना, क्योंकि बाद में मैं अगर नोट्स एंड रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा और तुम बाद में ज्वाइन करोगे फिर तुम्हें मिलेगी नहीं। तो मेरे रिकॉर्डिंग और नोट सेंड करने से पहले ही ज्वाइन कर लेना सब लोग। ओके, तो आगे चलें? देख लिया सबने?
नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद नेक्स्ट जो है वो है आइसोडाइफर। नाउ आइसोडाइफर जो है ये क्या है, तो यहाँ पर देखो डिफरेंट मास नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंस बिटवीन number of neutron and protons is same। so न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस मतलब, तो दैट इज न्यूट्रॉन कितना हुआ a माइनस जेड, एंड प्रोटॉन क्या हुआ जेड, तो a माइनस जेड और जेड का डिफरेंस, ठीक है। तो दैट इज a माइनस जेड और क्या बोल सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस टू जेड, ठीक है। तो a माइनस टू जेड जो है क्या होना चाहिए, सेम होना, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम, मतलब प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज a माइनस जेड एंड प्रोटॉन इज जेड, तो a माइनस जेड और जेड का डिफरेंस क्या हो गया, a माइनस टू जेड, ओके। तो a माइनस टू जेड सेम होना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो 7n14 8o16, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है भाई 7, यहाँ पर प्रोटॉन कितना है 8, व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना है 14 माइनस 7, 7 हो गया, इधर कितना न्यूट्रॉन है 16 माइनस 8, 8 हो गया। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस क्या हुआ, 7 माइनस 7 जीरो, एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे 8 माइनस 8 जीरो, या फिर डायरेक्ट क्या देख लो a माइनस टू जेड ही देख लो, डायरेक्ट अगर a माइनस टू जेड देखेंगे तो क्या आएगा यार, व्हाट इज a माइनस टू जेड, तो a माइनस टू जेड फर्स्ट वाले केस में क्या है 14 माइनस टू इंटू 7, जीरो आया ना, एंड सेकेंड वाले में देखो a माइनस टू जेड क्या है 16 माइनस टू टाइम्स ऑफ 8, जीरो। तो दोनों में a माइनस टू जेड सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके। तो a माइनस टू जेड से भी तुम देख सकते हो a माइनस टू जेड जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना, ओके। या तो वैसे बोल दे सिंपल डेफिनेशन कि यार न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस जो है सेम हो, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, या फिर क्या बोलते हैं कि a माइनस टू जेड से, ओके। लिख लिया सबने, यस प्रेस, बट जनरली वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जनरली न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से ज्यादा ही रहेंगे, जनरली न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से क्या होते हैं, ज्यादा ही होते हैं। तो नेगेटिव नहीं आता है जनरली, है ना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव ही रहता है, तो a माइनस टू जेड जनरली पॉजिटिव ही आए। ऑब्वियसली हाइड्रोजन के केस में नेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है ना, तो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ऑब्वियसली ये a माइनस टू जेड क्या है, नेगेटिव है। अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट वाला आइसोटोप लेंगे ना, तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं है ना, तो a माइनस टू जेड क्या है वहां पर, नेगेटिव आएगा।
हो गया सबका? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। तो जैसा हमने बताया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस जो है सेम हो, या फिर a-2z सेम हो, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास है 90 TH234 एंड 92 U238, ठीक है। सो थोरियम एंड यूरेनियम, इसको बोलते हैं थोरियम एंड इसको बोलते हैं यूरेनियम। तो प्रोटॉन कितने हैं यार? प्रोटॉन इज 90 एंड इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 92। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 234 माइनस 90, दैट इज 144, है ना। एंड यहाँ पर क्या है? 238 माइनस 92, दैट इज 146। तो ये न्यूट्रॉन आ गए। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस? तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हुआ? 144 माइनस 90 एंड दैट इज नथिंग बट 54 ना। एंड यहाँ पर 146 माइनस 92 कितना हुआ? दैट इज ऑल्सो 54। सो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया? आया ना। या फिर a-2z लिख दो डायरेक्ट। a-2z क्या है? a is 234 माइनस 2z, तो कितना हुआ ये? 234 माइनस 180, 54 ही है ना। एंड यहाँ पर देखो 238 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 92, दैट इज 238 माइनस 184, so that is also 54। तो क्लियर है क्या सबको? a-2z जो है सेम हो, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम। यस, आंसर सेम मतलब क्या है कि a-2z सेम आना चाहिए। आंसर सेम मतलब यहाँ पर क्या है अंशुल? a-2z सेम आना चाहिए। यहाँ पर कोई आंसर कुछ है ही नहीं ना। हम जस्ट ये क्या बोल रहे हैं कि a-2z सेम हो या न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम। ओके, तो या तो तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो एंड देन प्रोटॉन, मतलब पहले प्रोटॉन निकालो और न्यूट्रॉन निकालो एंड देन दोनों का डिफरेंस देख लो, या फिर डायरेक्ट a-2z देखो। तो a-2z डायरेक्ट देखोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड देन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे थोड़ा टाइम लग सकता है। 3 स्टेप में आया उधर, है ना। इधर 3 स्टेप में आया और यहाँ पर 1 स्टेप में आया। तो जब भी तुम्हें आइसो डाइफर चेक करना है तो a-2z चेक कर लो डायरेक्ट। अगर a-2z सेम आ गया मीन्स वो क्या है? आइसो डाइफर। ओके, तो आई होप सबको लेक्चर समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो टाइम भी हो गया है, तो अभी हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। एंड सभी लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर लें, बिकॉज मैं स्लाइड एंड रिकॉर्डिंग ग्रुप पर सेंड करूंगा। तो सभी ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। लेक्चर के बाद में आज हमने क्या पढ़ाया है वो एक बार रिवाइज कर लें। होमवर्क आज हम नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई वो नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम से जब हम होमवर्क देंगे तो सेम डे होमवर्क भी फिनिश करना है। ओके, इसके साथ साथ ऑब्वियसली मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि कोरोना से सभी बचें, घर से बाहर कम से कम निकले, जरूरत हो तो ही निकले, है ना।
एंड मास्क लगा के बाहर जाए। ओके, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय।